गुड मॉर्निंग। द नोट्स सबके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज का 110 नंबर जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो शुरुआत में इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है वहां से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिगेशन, फोलियर, फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन योजना के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है, असत्य कथनों का चयन करना है। तो ये स्कीम है जो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है और इसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। तो पहला है कि इसका प्रारंभ वर्ष 2020-21, 2020-21 नहीं है ये, इसकी जगह 2019-20 है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य पौधों को समयबद्ध रूप से उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाकर उनका समुचित विकास करना और सिंचाई जल का उपयोग उच्चतम दक्षता के साथ करना। तो जैसा कि कोई भी स्कीम होती है तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी स्कीम आ रही है वो अभी वर्तमान में ड्रिप इरिगेशन या इन क्षेत्रों में, ये भी स्कीम ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में है और इसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही पोषण तत्व फसलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसके क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसमें ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कौन सा कथन असत्य है। तो केवल असत्य में हो जाएगा केवल एक, बी सही है और केवल एक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि से संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। तो पहला है कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और दूसरा है कृषि में मुख्यतः 4 उप क्षेत्र हैं। तो जैसे कि मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस सेक्टर। राजस्थान में कृषि है, ये जीएसवी के आधार पर 2 भागों में देखते हैं, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। अब ये तो हो गया कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, सही है। दूसरा है कि कृषि में मुख्यतः 4 उप क्षेत्र है। कृषि में सही है, 4 उप क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फसल, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है वानिकी या फॉरेस्ट्री और चौथा है फिशरी, मत्स्य। योगदान, अगर योगदान देखा जाए एग्रीकल्चर में तो स्थिर कीमतों पर है वो है 28.85% और प्रचलित कीमतों पर है वो 30.25%। ठीक है। और कृषि के 4 उप क्षेत्र हैं, इनमें सबसे ज्यादा योगदान है वो है पशुपालन का फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे फसल, थर्ड पे वानिकी और चौथे पे है मत्स्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य कथन कौन कौन से है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि इसका आंसर है सी, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ है एग्रीकल्चर के क्षेत्र है और एक तरफ उनका एरिया परसेंटेज में दे रखा है। तो इसमें देखते हैं कि राजस्थान का जो कुल भूमि है उस भूमि को कितने, मतलब उसके लैंड के अलग अलग क्या है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, पड़त कितना है, वृक्ष कितने पे है या वृक्षों के झुंड कितने पे है, उसके आधार पर इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहला दे रखा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है जो 52.58% है और करीबन 180 लाख हेक्टेयर में है ये। तो ये मैक्सिमम है। ठीक है। इसके अलावा अन्य चालू पड़त भूमि ये है 6.25%। दूसरा है चालू पड़त भूमि, तो ये हो गई 4.54%। तीसरा है स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि 4.86%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 2। अब देखते हैं कि राजस्थान की जो टोटल भूमि है उसमें 342 लाख हेक्टेयर है ये। उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये परसेंटेज के हिसाब से
5.8 है और क्षेत्रफल के हिसाब से 180 लाख हेक्टेयर है। और सबसे जो कम है वो है वृक्षों के झुंड। वृक्षों के झुंड वाला है जो मात्र 0.08% ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? कृषि उपज मंडी अधिनियम का मतलब होता है एपीएमसी एक्ट। एपीएमसी एक्ट राजस्थान में कब पारित हो गया? एपीएमसी एक्ट पहले तो होता क्या है? एपीएमसी एक्ट होता है कि आप राज्य में कृषि मंडियों का जो स्थापना की जाती है वो इस एक्ट के तहत की जाती है। ये राज्य सरकार के अधीन होता है और इसके तहत राजस्थान में ये 1961 में स्थापित किया गया था। इसमें जो संशोधन है वो 2015 में किया गया था। एपीएमसी के तहत कृषकों को मंडियों में विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी इसके तहत राज्य सरकारें होती है जो मंडी की स्थापना करती है और इसी मंडी में कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो राजस्थान में एक्ट पारित हुआ था 1961 में और उसमें पहली बार संशोधन किया गया था वो 2015 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? उद्देश्य वही है विपणन सुविधा। एपीएमसी एक्ट इसके तहत राज्य सरकारें मंडियों की स्थापना करती है जो किसानों के लिए विपणन की सुविधा और उन्हें उचित मूल्य प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, ठीक है, सी। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो खनिज जहाँ से खनिज प्राप्त होता है उसके बाद में इंडस्ट्री में जाता है और वहां से एक साइकिल होती है, उस साइकिल के माध्यम से उसके उत्पाद बनते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग में देखें तो पहला जस्ता गलन उद्योग, ये जो जस्ता होता है उससे चलता है। सीमेंट उद्योग, इसमें कच्चा माल के रूप में सिलिका, ये भी खनिज है। और चूना पत्थर, इन खनिजों के माध्यम चलता है। इसके बाद में संगमरमर एक प्रकार का पत्थर है और ये खनिज है एक प्रकार का और इससे चलता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स ये आईटी उद्योग में आता है। तो कौन से खनिज उद्योग है? तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 मतलब सी आंसर राइट होगा। इसके अलावा भी खूब सारे हैं जैसे कि मिट्टी से खिलौने, मरण मूर्तियां, मार्बल उद्योग, जिप्सम या उर्वरक उद्योग, खूब सारे उद्योग हैं जो खनिज आधारित उद्योग है। जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये आईटी उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है? जैविक गांव, तो राजस्थान का पहला जैविक गांव है वो जयपुर का दादिया गांव। दादिया गांव जो राजस्थान का पहला जैविक गांव है, ये टोंक रोड पर सांगानेर के पास में, सांगानेर पंचायत समिति में। कौन सा गांव है? दादिया, जयपुर। इसके अलावा राजस्थान का पहला जैविक जिला, तो वो हो जाएगा डूंगरपुर। और देश का पहला जैविक स्टेट कौन सा है? तो सिक्किम। क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक गांव, इसका आंसर हो जाएगा दादिया, जयपुर। ये सांगानेर पंचायत समिति में है। और अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा था ये कि यहाँ की सरपंच है गीता देवी और उनकी अखबार में कटिंग इस गांव की न्यूज के बारे में आई थी। दादिया गांव सांगानेर पंचायत समिति में वाटिका के पास में, वाटिका एक गांव है बड़ा, उसके पास में दादिया गांव, ठीक है। 3-4 साल पहले न्यूज में था कि राजस्थान का पहला जैविक गांव है वो घाटी गांव, जयसमंद उदयपुर में पड़ता है घाटी गांव। तो वो एक संस्था ने जारी किया था, जबकि ये गवर्नमेंट वो एक
EPFO करके एक संस्था थी, उसके द्वारा जारी किया गया था। उसने प्रमाण पत्र दिया था कि पहला जैविक गांव घाटी गांव है, जबकि वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो कहा है वो कौन सा है, जैविक गांव दादिया गांव जयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में निर्यात होने वाली सिर्फ 5 वस्तुएं कौन कौन सी है। तो इसमें एक सीधी सी बात है कि EHTMC नाम से याद कर लो इसको। ये मतलब इंजीनियरिंग वस्तु है, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल ने कपड़ा, मेटल धातु, और रसायन एवं यानी केमिकल। तो ये 5 शीर्ष वस्तुएं वो हो जाएगी। तो इसमें पहला कृषि नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग, धातु, कपड़ा, हस्तशिल्प और ये 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 5 वस्तुएं हैं जो राजस्थान में 50% निर्यात में योगदान करती है, 50% से अधिक निर्यात में योगदान करती है। इसके अलावा राजस्थान का जो 2020-21 का निर्यात रहा था वो रहा था 52,761 करोड़। ये रहा था राजस्थान का 2020-21 का निर्यात। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होबा क्या है? होबा तो नहीं रखा होगा, होबा क्या है? होबा एक पौधा होता है, इजराइल का पौधा होता है, जो राजस्थान में कॉस्मेटिक आइटम, मेडिसिन और ऑयल बनाने में इसका यूज किया जाता है। इजराइल का पौधा है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी उग जाता है, इसीलिए राजस्थान जो विपरीत जलवायु परिस्थितियां रखता है, इसीलिए इसको यहाँ पे इसके फॉर्म लगाए गए हैं और इसको यहाँ पे पनपाया जा रहा है। तो होबा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधा। कौन सा है? तो ये इजरायली पौधा है और इजराइल के सहयोग से ही राजस्थान में इसको इसके फॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके जो राजस्थान में फॉर्म है वो है एक तो फतेहपुर सीकर में, एक धन जयपुर, और इसका जो निजी क्षेत्र का जो फॉर्म है वो विकसित किया गया है झज्जर बीकानेर। ओबा का यूज यूज है ऑयल बनाने में और मेडिसिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि रिको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। दूसरा है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। तो पहला जैसे कि दे रखा है कि रिको कृषि आधारित उद्योग विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर। यहाँ जयपुर नहीं है, जयपुर के स्थान पर यहाँ है अलवर। रिको के द्वारा राजस्थान में 4 है जो एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, उसमें से कोटा में जो रणपुर कोटा के नाम से, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से सत्य कथन देखना तो बी हो जाएगा इसका आंसर, पहला गलत है। इसके अलावा ये जो फूड पार्क की स्कीम है इसमें ये 3 प्रकार से है। एक है मेगा फूड पार्क, दूसरा है एग्रो फूड पार्क, तीसरा है मिनी फूड पार्क। ये मेगा फूड पार्क है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत मेगा फूड पार्क राजस्थान में पहला है जो रूपनगढ़ में, और दूसरा बीकानेर में प्रस्तावित है। एग्रो फूड पार्क है वो रिको के द्वारा
रिको राजस्थान में इंडस्ट्री क्षेत्र की सबसे शीर्ष संस्था है, वो रिको है। रिको के द्वारा राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में। मिनी फूड पार्क, ये राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी, और इसके तहत पहला जो मिनी फूड पार्क है वो बांद्रा बाड़मेर में लगाया जाएगा। बांद्रा गांव है बाड़मेर, वहां पे। तो ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि पहला मिनी फूड पार्क कहाँ होगा, या एग्रो फूड पार्क 4 कहाँ कहाँ है, या पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है। तो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट किस्म का है। इसके जो मुख्य भंडार है राजस्थान में, जो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है उसमें बीकानेर, बाड़मेर, उसके अलावा नागौर, ये जो लिग्नाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो बीकानेर में, इसके अलावा बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा नागौर। बीकानेर में इसके जो एक तो पलाना नाम की जगह है जहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है राजस्थान में। इसके अलावा बरसिंगसर, बीटनोक और गुड्डा। बाड़मेर में जालिपा, कपूरडी, गिरल और बादरेस। जबकि नागौर में है मेड़ता, इग्यार, मातासुक और कसनाऊ। तो बीकानेर में कौन सा नहीं है, तो बरसिंगसर, पलाना, गुड़ा, ये तीनों बीकानेर में। कपूरडी, कपूरडी, जालिपा, बादरेस और गिरल, ये चारों पड़ते हैं बाड़मेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र दे रखे हैं और उसका जिला दे रखा है। पहला है सिंगाणा। सिंगाणा खेतड़ी के साथ बोलते हैं, सिंगाणा खेतड़ी, जो तांबे के लिए जाना जाता है, और ये झुंझुनू में। तो पहला सही है। दूसरा बीदासर, बीदासर पड़ता है चूरू में। बीदासर भी तांबे के खनन के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा रेल मगरा, और ऑप्शन दे रखा सामने सुमेलित करने के लिए उदयपुर। रेल मगरा राजसमंद जिले में है, तो ये तीसरा गलत हो गया। चौथा राजपुरा दरीबा, ये राजसमंद में है, और ये सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रेल मगरा राजसमंद जिले में पड़ता है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उस टाइम रेल मगरा न्यूज में रहा था। रेल मगरा के निकट काबरा गांव पड़ता है, काबरा गांव की थी भावना जाट। उसके बारे में खूब ही आया था कि भावना जाट, काबरा, रेल मगरा राजस्थान, राजसमंद। तो ये कहाँ पे है, तो रेल मगरा राजसमंद में, उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 फरवरी 2003। इसका जो मुख्यालय है वो है उदयपुर। जबकि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय था वो पहले जयपुर था, और ये वाला उदयपुर ही था। अब इनका मर्ज करने के बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, उदयपुर। और इसकी विलय कब हुआ था? 20 फरवरी 2003 को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ खानों के नाम या जगह के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके खनिज दे रखे हैं। इस खनिज को उस स्थान से लिंक करना है। तो सबसे पहला है कि लूणकरण, लूणकरण सर, लूणकरण सर जिप्सम के लिए। दूसरा है जावर, जावर उदयपुर में पड़ता है और सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। डेगाना नागौर में टंगस्टन के लिए। चंपा गुड़ा, ये उदयपुर में पड़ता है और बेरिलियम के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले है कि लूणकरण से जिप्सम, जिप्सम में
मैक्सिमम जिप्सम राजस्थान में उत्पादन होता है वो बीकानेर में ही होता है। बीकानेर में इसके जो मुख्य स्थान है वो है जामसर, बीरमसर, लूणकरणसर, दूसरा नागौर में, गोट मांगलो, भदवासी और बाड़मेर का कवास, उत्तरलाई। जिप्सम जिसको हरसोट या सेलेनाइट के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान में जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में इसकी प्रमुख खाने हैं वो जामसर, बीरमसर और लूणकरणसर है। नागौर में इसका जो उत्पादन होता है वो गोट मांगलोद और भदवासी। गोट मांगलोद इसीलिए वहां पे दधिमती माता का मंदिर है और उस दधिमती माता को जिप्सम की देवी के नाम से भी जानते हैं। और बाड़मेर में इसका जो उत्पादन है वो कवास और उत्तरलाई क्षेत्र में होता है, तो इसलिए इसका जिप्सम का हो गया इसमें लूणकरणसर से। दूसरा है जावर। जावर सीसा, जस्ता व चांदी के लिए जाना जाता है, ये पड़ता है उदयपुर जिले में। तीसरा डेगाना। डेगाना टंगस्टन के लिए, और डेगाना में रेवत पहाड़ी। डेगाना के पास में गांव पड़ता है भागरी, और भागरी में रेवत पहाड़ी। तो टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है वर्तमान में जो बंद है। चंपागुड़ा, ये पड़ता है उदयपुर जिले में और बेरिलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया पहले में 3 नंबर, दूसरे में 2, यानी कि आंसर हो गया ए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 2 जगह पे है। एक तो है देबारी, ये पड़ता है उदयपुर में। जावर देबारी जहाँ सीसा दस्ता निकलता है तो उसके पास ही होगा। और दूसरा जो है चंदेरिया, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, ये पड़ता है चित्तौड़ में। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अलवर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। चित्तौड़ नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? पंडित बिरजू महाराज जिनकी जनवरी में जिनका निधन हो गया, इसीलिए उनका क्वेश्चन जो करंट का क्वेश्चन है, तो इनका संबंध था कथक नृत्य से। जनवरी में निधन, कथक नृत्य। तीसरा, ये भारत के जो पद्म पुरस्कार है उससे सम्मानित किए गए थे इनको। पद्म पुरस्कारों में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। जनवरी में इनकी मृत्यु हुई, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा साथ में जो दे रखे हैं वो कौन कौन से कहाँ के हैं, तो कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो कथकली है जो केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का, जबकि भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। और राजस्थान का जो गौरी लोक नाट्य है वो मोहिनीअट्टम पर ही आधारित है या उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज वाले का कथक। 17वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित किया गया है। तो पहले तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है क्या? तो ये कोई भी जो नोवेल होते हैं, जो अंग्रेजी या आयरिश में जो नोवेल को प्रकाशित किया जाता है, उसको ये सम्मान मिलता है। 50,000 पाउंड राशि इसमें दी जाती है, और ये इन 2 भाषाओं में जो कोई भी नोवेल है उसका अनुवाद किया जाता है, तो उस लेखक को और उस नोवेल को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का जो 2022 का है वो दिया गया है गीतांजलि श्री को। इनका जो नोवेल था उसका नाम था श्वेत समाधि, और उसका अनुवाद है वो टॉम्बे ऑफ
सैंड नाम से डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को। इसमें 50,000 पाउंड, जो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, वो राशि दी जाती है। ये इंग्लिश और आयरिश, आयरलैंड की जो भाषा आयरिश है, उसमें जो प्रकाशित नॉवल होता है या उसमें जो अनुवाद किया जाता है उसी को दिया जाता है। 18वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करना है। पहला है कि राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति 9 सितंबर 2030 को लागू की गई, सही है। दूसरा है, अवनी लेखरा को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, नहीं। तीसरा है, इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, सही है। तो पहला है राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति 2020 में, और पहली जो पर्यटन नीति आई थी वो आई थी 2001 में। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसका जो स्लोगन है वो है, पहले था जाने क्या दिख जाए, और अभी चेंज कर दिया, उसका नाम है पधारो हमारे देश। पर्यटन के संबंधित और है कि राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है, और जो नवीन नीति है वो 9 सितंबर 2020 को लाई गई है। दूसरा कि अवनी लेखरा को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, नहीं। जो टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया है करिश्मा हाड़ा करके, करिश्मा हाड़ा। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा, इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, डी आंसर सही हो जाएगा। अवनी लेख रहा है जो इनको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन डॉल्फिन जिसे गांगेसूस के नाम से जानते हैं, ये भारत का जलीय जीव का दर्जा इसको 2009 में दिया गया था डॉल्फिन को। ये भारत में सर्वाधिक गंगा नदी में, इसलिए इसको गांगेसूस, और राजस्थान में इसको सर्वाधिक है जो चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो इसका अनुसंधान केंद्र है जो पटना, बिहार में पटना विश्वविद्यालय में इसका अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, और इसको जलीय जीव संरक्षण अधिनियम 1 की सूची में शामिल भी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के दूसरे कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेड्रोस एथनोम घेब्रेयेसुस। तो ये पहले जो इनका कार्यकाल था वो था 2017 से 2022, अब होगा 2022 से आगे। ये इथोपिया के हैं, इथोपिया के सर्जन है, और इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। WHO का मुख्यालय WHO इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसुस। इनका ये दूसरा कार्यकाल है। देश इनका कौन सा है? तो इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि यूक्रेन ने रूस के एंटोनोव 225 कार्गो विमान को नष्ट किया। दूसरा है, एंटोनोव 225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। और तीसरा स्टेटमेंट है, यूक्रेन रूस के पूर्वी सीमा पर स्थित देश है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, जैसे कि ये रूस यहाँ पे है, जो सागर, यहाँ पे पड़ता है क्रीमिया, यहाँ यूक्रेन, और इसके यहाँ पे बेलारूस। तो ये रूस के पूर्वी दिशा में नहीं है, पश्चिमी दिशा में हो गया। तो ये तीसरा तो गलत। इसके अलावा जैसे कि रूस, ये जो सागर, ये पहले बेलारूसी यूएसएसआर में हुआ करते थे। दूसरा है कि यूक्रेन ने रूस के एंटोनोव 225 कार्गो विमान को नष्ट कर दिया। तो ये रूस का नहीं था, ये यूक्रेन का विमान था। यूक्रेन का विमान था जो सबसे बड़ा कार्गो विमान था, तो रूस ने नष्ट कर दिया। इसके बाद में जब रूस ने नष्ट किया, इसके बाद में यूक्रेन ने बयान भी दिया था कि नष्ट किया तो हम इसको वापस भी बना लेंगे। तो इसमें पहला है कि यूक्रेन ने रूस के एंटोनोव 225 कार्गो विमान को नष्ट किया, पहला गलत है। दूसरा, एंटोनोव दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, सही है। तीसरा, यूक्रेन रूस के पूर्वी सीमा पर स्थित देश है, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी रिपोर्ट एक जारी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण। तो इसका नया जो संस्करण आया उसमें वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में पूर्वानुमान थे उसको संशोधित कर दिया है, और संशोधित करके इसने अब वापस कितना कर दिया है? 8.2%। ये जारी कौन करती है? तो आईएमएफ है। आईएमएफ की एक संस्था है, आईएमएफ संस्था, उसकी एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से, और इसने संशोधित करके कर दिया है, वो 8.2% है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की नवजीवन योजना का उद्देश्य क्या है? नवजीवन योजना राजस्थान सरकार की है जो नए जीवन देने से संबंधित है, और इसमें अवैध शराब में जो लिप्त जो लोग हैं उनको पुनर्वास के लिए 2009 में शुरू की गई थी। इसके बाद में वर्तमान बजट में, मतलब वर्तमान जब वापस सरकार बनी, सरकार बनने के पिछले बजट में इस घोषणा की गई थी कि इसका बजट इतना फिक्स किया जाएगा, और ये अवैध शराब में जो लिप्त परिवार हैं तथा जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवैध शराब निर्माण लिप्त व्यक्तियों को लाभान्वित करने मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसका जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी, और ये इसको वापस अब इसमें कुछ और संशोधन करके वापस इसको शुरू कर दिया गया है। तो ये किस संबंधित है? तो अवैध शराब निर्माण में लिप्त जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा में लाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्ष 2020-21 में वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना रहा? राजकोषीय घाटा होता क्या है? ये आपकी कुल आय और उस कुल आय और कुल व्यय का अंतर, या एक वर्ष में सरकार के द्वारा जो देयताएं सर्जित की जाती है, जो सरकार के द्वारा जो कर्ज लिया जाता है, वो राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा 2020-21 में? तो 59,375 करोड़ रुपए। ये एक वर्ष में सरकार के द्वारा सर्जित देयताएं होती है, सर्जित देयताएं एक वित्त वर्ष में, वो राजकोषीय घाटा के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा है वो 59,375
करोड़ है। ये जो जो है, जो वर्तमान में राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, उसका जो है वो 5.86% है। 5.86%, जबकि होना कितना चाहिए, +-3%, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? ये मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मतलब है कि मारवाड़ क्षेत्र जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में जो जनजाति एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए विकास के लिए जो एक विभाग बनाया गया वो है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड। क्योंकि अन्य जिलों के लिए तो टीएसपी क्षेत्र है, जो उदयपुर संभाग के लिए, उसके लिए टीएसपी कार्यरत है। और जबकि यहाँ पे काफी लंबे समय से सिरोही क्षेत्र में और वहां पे मांग चल रही थी, तो 2 फरवरी 2021 को मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय, संभाग मुख्यालय जोधपुर ही होगा। इसके अलावा इसका जो प्रशासनिक विभाग होगा, जो जनजातीय जनजाति विभाग ही इसका प्रशासनिक विभाग होगा। और ये जोधपुर संभाग के जो एसटी समुदाय है या अनुसूचित जो जनजाति है, उनके लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो 25 जून 2021 को प्रारंभ की गई थी। और ये इसके 2 पार्ट है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इसके अंतर्गत कि एक तो है जो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता, जिनकी कोविड में मृत्यु हो गई, दूसरे विधवा महिलाएं जिनके पति की कोविड में मृत्यु हो गई, उनके लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को प्रारंभ की गई। और इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए कि राज्य में जो बच्चे और विधवाएं, उनके लिए पेंशन योजना है तत्काल सहायता के रूप में, और उसके बाद में भी इनको काफी लंबे समय तक इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। जैसे अनाथ बच्चे हैं तो इनको पहले तत्काल सहायता के रूप में, फिर मासिक पेंशन या सहायता कह सकते हैं। इसके अलावा जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तब विशेष सहायता दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और जो भी स्कीम है इनके अंदर, जैसे कि कॉलेज में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना चल रही है, उसके अंदर भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो बच्चों को तत्काल राशि के रूप में 1 लाख रुपए, 2500 रुपये प्रति वर्ष, सॉरी प्रति माह सहायता के रूप में दी जाएंगे। और इसके अलावा एक साथ में 2000 रुपये भी प्रति वर्ष एक साथ दिए जाएंगे। 18 वर्ष के जब हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। इसके अलावा विधवा महिला को 1 लाख रुपए तत्काल, तो 1500 रुपये प्रति माह, ताकि जो कोविड में अपने परिजनों को खोकर इन्होंने, जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया था, तो उनके लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से संबल बनाने के लिए इस योजना को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के नाम से शुरू किया गया है, जो 25 जून 2021 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा कौशल सहायता योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल सहायता योजना, इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। और ये योजना है कि कॉलेज के, महाविद्यालय की जो शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, उसके अंदर विद्यार्थियों को स्किल, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिससे स्वरोजगार के क्षेत्र में वो कार्य कर सके। इसके अलावा वर्तमान में इसका दूसरा वर्जन 2.0 भी किया गया है जो ऑनलाइन है। इसका मुख्यमंत्री युवा कौशल सहायता योजना है, इसका जो ऑनलाइन वर्जन जो किया गया था उसको मुख्यमंत्री कौशल सहायता योजना 2.0 के नाम से जानते हैं। तो ये कब शुरू की गई थी? तो 7 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट, रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 17 दिसंबर 2019 को। रिप्स, ये RS मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार। रिप्स ये राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम में शामिल है। रिप्स निवेश प्रोत्साहन योजना है जो राजस्थान में तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए 2019 में इस योजना को लागू किया गया था। और इसके तहत विभिन्न प्रकार की छूट, नए उद्योग लगाते हैं, जो नए निवेश आते हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो छूट दी गई है वो इस योजना के माध्यम से दी गई है। जैसे कि नए उद्योग है, नए निवेश आते हैं, उनको 7% तक GST में छूट। इसके अलावा मंडी कर, विद्युत, स्टॉम्प ड्यूटी, इसमें भी छूट दी गई है। और इसमें 7 वर्ष तक 100% है जो छूट का प्रावधान किया गया है। तो रिप्स योजना कब लागू हुई थी? तो या कब लागू हुई? 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये योजना, इसमें 50,000 रुपए, ठीक है। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो रेहड़ी वाले हैं, उनको 50,000 रुपए बिना ब्याज के 1 साल तक के लिए दिए जाएंगे और 1 साल के बाद उनको पुनर्भरण इसका करना होगा। और ये किन 5 लाख लोगों को दिए जाएंगे? तो ये स्कीम है जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। पहले आओ पहले पाओ। यानी कि ब्याज मुक्त 50,000 का ऋण लो, कोई भी काम शुरू करो, 1 साल में जो फिक्स किस्तें हैं उन किस्तों के माध्यम से उसका पुनर्भरण करो, तो आपको ब्याज भी नहीं लगेगा और अपना काम भी खुद का शुरू हो जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के रूप में 5 लाख लोगों के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए सही कथनों का। निर्माण श्रमिक या इनके बच्चों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें पहला है ये राजस्थान सरकार की स्कीम है। राजस्थान सरकार का जो श्रम विभाग है और उसमें पंजीकृत जो जितने भी निर्माण श्रमिक है उनके बच्चों के लिए ये स्कीम है। पहला है प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपए। दूसरा है कांस्य पदक या जीतने पर 5 लाख रुपए। तीसरा रजत पदक या सिल्वर मेडल पर 8 लाख। और चौथा है गोल्ड मेडल जीतने पर 11 लाख रुपए। तो ये चारों ही मिलान किए हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन, विंध्यन बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है। सबसे पहला बाड़मेर सांचौर जो जालोर और बाड़मेर जिले में। दूसरा जैसलमेर सेल्फ बेसिन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन जो हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू इन जिलों में विस्तृत है। और चौथा है विंध्यन बेसिन जो हाड़ौती क्षेत्र और डांग क्षेत्र के 7 जिलों में है। तो पूछा है कि विंध्यन बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो विंध्यन बेसिन जिसमें हाड़ौती के 4 जिले और 3 जिले डांग क्षेत्र के इसमें आते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी, कोटा,
बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़। जबकि पहला बीकानेर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ ये आएंगे बीकानेर नागौर बेसिन में। बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें जो प्रमुख तेल के कुएं हैं वो है पूनम और तुमरीवाड़ा। ये विंध्यन बेसिन है, 7 जिलों में है और यहाँ पे ONGC और KN इंडिया नाम की जो कंपनियां है वो तेल खोज का कार्य कर रही है। तीसरा, बाड़मेर जालोर सर्वाधिक उत्पादन और सबसे पहले उत्पादन इस क्षेत्र से शुरू हुआ था। ये बाड़मेर और जालोर, जिसे बाड़मेर सांचौर बेसिन के नाम से जाना जाता है, और चौथा है जैसलमेर जिला, ये सेल्फ बेसिन इसके अंदर आता है। राजस्थान में कितने हैं तो टोटल 4 बेसिन है, 14 जिलों में है और 1.50 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है जो, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना के नाम से है ये। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 मई 2021। 1 मई 2021 ये जो स्कीम है ये 1 मई 2021 से शुरू की गई है, लेकिन 17 जुलाई 2021 स्कीम आई थी और कहा गया था कि 1 मई 2021 से जो बिजली के बिल है वो माफ किए जाएंगे। किसके माफ किए जाएंगे? तो जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता है उनके। तो क्या सभी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता होंगे? नहीं। तो इसमें कौन कौन से होंगे? तो मीटर्ड, जिनके मीटर लगे हुए हैं उनके। इसके अलावा जो टैक्स पे करते हैं उनके, टैक्स वालों के नहीं होंगे। इसके अलावा मीटर्ड में प्रति माह 1,000 रुपए या 12,000 रुपए, अधिकतम 12,000 रुपए वार्षिक रूप से उनके लिए ये योजना लाएगी। ग्रामीण कृषि उपभोक्ता जो मीटर्ड है, टैक्स पे नहीं करते हैं और मंथली या तो 1,000 रुपए या 12,000 रुपए अधिकतम, उनके लिए मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना किसानों के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए लाई गई। इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 2021। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैंग्रोव वनस्पति, ये इसको कच्छ वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। तटीय क्षेत्रों में, ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। में जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें हैं जो पानी के अंदर रहती है। पहला है कि इन्हें वेलांचलिया अनुपवन भी कहा जाता है, पहला सही है। दूसरा, भारत में विश्व की लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है। ये वनस्पति केवल खारे जल में ही जीवित रह सकती नहीं, ये खारे व मीठे पानी दोनों में रह सकती है। तीसरा, इस वनस्पति में न्यू मेटाफोर्स नामक जड़ें पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और इसी के माध्यम से वो श्वसन क्रिया जो करती है, मतलब जड़ें ये इस प्रकार से, ये पानी है यहाँ से फिर वापस बाहर निकलती दूसरे की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है? तो सी, खारे पानी में नहीं, खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा युग असंगत है? ये पहला दे रखा है रोम। रोम प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, यानी कि रोम विश्व में सबसे पहले जो पुनर्जागरण हुआ था वो रोम से हुआ था। और रोम व्यापारियों का और धर्म का केंद्र हुआ करता था, जहां पर पोप बैठते थे, इसलिए इसको कहते हैं प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी। दूसरा है भूटान। भूटान विश्व की जन्नत, ये गलत है। विश्व की जन्नत है जो पेरिस फ्रांस में, उसको विश्व की जन्नत कहा जाता है।
तीसरा है बहरीन, मोतियों का द्वीप, सही है। और चौथा है श्रीलंका, पूर्व का मोती, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? भूटान। भूटान जो विश्व की जन्नत नहीं है, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस, फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संजय डुबरी बाघ रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में टोटल 53 बाघ रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व है भारत में वो 53 है। 53वां है जो अभी बनाया गया छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीराम करके छत्तीसगढ़ में बनाया गया, वो 53वां। 52वां जो बनाया है वो राजस्थान में रामगढ़ विस्तारी जो अभ्यारण्य था, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट और देश का 52वां। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था इंडिया में वो था जिम कॉर्बेट। 1973 में जब बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया, उसी समय जिम कॉर्बेट को भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में था। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसेज को उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में ये आयोजित हुआ था और ये 2012 तक लागू था। इसमें ये हुआ था 1997 में, सही है। दूसरा, इसका संबंध भूमंडलीय तापमान, बिल्कुल सही है, क्योंकि तापमान कम करना था, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना था। तीसरा, ये एक बाध्यकारी समझौता था, बिल्कुल ये बाध्यकारी समझौता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कहां पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है? तो जैसे कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर की तरफ एटलस, बीच में लोमा, और ये नीचे की तरफ ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है वहां पर स्थित है। तो इसमें निम्न से कहां पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के तो दक्षिणी भाग में, पहले तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, और देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। दिशा के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका हो गया, देश दक्षिण अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, पहली है एटलस, दूसरी है लोमा, तीसरी है ड्रेकेंसबर्ग। का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव शीर्ष उपभोक्ता में शामिल नहीं है? तो शीर्ष उपभोक्ता में शामिल कौन कौन से है? तो इसमें होते हैं शेर, बाज, मोर, मनुष्य, ये है, ये शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं। जबकि ऑप्शन दे रखा है सर्प, इसका आंसर हो जाएगा शामिल नहीं है तो सर्प, क्योंकि सर्प है उसको, सर्प से आगे मोर, ये द्वितीय में आ जाएगा और ये शीर्ष में आ जाएगा। मोर सर्प को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है, पहला नीलगिरी, और ये पूछा है कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। और इसको 2009 में
बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में स्टेटमेंट फर्स्ट है वो है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। पहले 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में 8वां स्थान था, लेकिन जब तेलंगाना नया स्टेट बना तब आंध्र प्रदेश 2 भागों में हो गया, तो बढ़ गई जनसंख्या, तो राजस्थान आ गया 7वें पे। दूसरा, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, नहीं, उल्टा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है जो कम है, राजस्थान की ज्यादा है। भारत की तो है 17.7 और राजस्थान की है वो 21.3% दशकीय वृद्धि दर है। राजस्थान में सर्वाधिक है वो बाड़मेर की 31% के आसपास, और सबसे कम है वो गंगानगर की। तो इसमें सही कौन सा है, तो सही एक भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शेखावटी प्रदेश में स्थित नहीं है? पर्वत श्रेणियां दे रखी है और उनके शेखावटी में कौन सा पर्वत नहीं है? तो सबसे पहला है हर्षनाथ पर्वत। हर्षनाथ पर्वत पड़ता है अलवर में। दूसरा, मालखेत, ये पड़ता है सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर। और चौथा है लोहागढ़ जी की पहाड़ियां, ये पड़ते हैं झुंझुनू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अलवर में एक तो हर्षनाथ पर्वत है, इसके अलावा एक उदयनाथ पर्वत भी है। कोई एग्जाम में पूछा गया था उदयनाथ पर्वत श्रृंखला किस जिले में है, तो अलवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हर्षनाथ पर्वत जो कहाँ पे है, अलवर में है, जो शेखावट क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट, टिवारथा के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में होंगे? तो जो टिवारथा का जो वर्गीकरण है वो है वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर टिवारथा ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। जैसे कि ये राजस्थान है, तो सबसे नीचे वाला भाग AW के नाम से, फिर ऊपर वाला CAW, सबसे जो डेजर्ट एरिया है BHW, और BHH नाम से 4 भागों में बांटा। इसमें BWH है ये। इसमें बताया कि डेजर्ट एरिया है या वार्षिक जो औसत वर्षा है वो 10, और यहाँ पे 20, 70 और यहाँ पे 100। वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो 10 सेंटीमीटर, 20, 70 और 100 सेंटीमीटर बना। तो इसमें से अजमेर, भीलवाड़ा व राजसमंद इसको CAW के अंतर्गत माना है। CAW, डी आंसर हो जाएगा। ये स्टेपिस घास वाला मैदान है जो अर्ध शुष्क है, और वर्षा के आधार पर ये 20 सेंटीमीटर वाले में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को पहचानिए। पहला, राजस्थान में देश के सतही जल का 1.16% है, सही है। दूसरा, राजस्थान में देश के भूमिगत जल का 1.69%, ये भी सही है। तीसरा, देश में अरब सागरीय नदियों का राजस्थान में सबसे बड़ा अपवा तंत्र उपस्थित है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे बड़ा अपवा तंत्र है वो है अंतःस्थलीय नदियों का। ऐसी नदियां जो राजस्थान के रेगिस्तान में या राजस्थान के यहाँ मैदानी क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, वो अंतःस्थलीय नदियां हैं, और राजस्थान में वो सर्वाधिक है।
तो ये गलत है। डी, अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा, बिल्कुल सही है, अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में है, क्योंकि ये बरसात पूर्वी राजस्थान में ज्यादा होती है, पश्चिमी राजस्थान में कम होती है। इसके अलावा अरावली के ऊपर से इस नदियां हैं जो इस तरफ की अरब सागर में गिरेगी, इस तरफ की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो IFSR 17वीं वन रिपोर्ट है के अनुसार राजस्थान में उदयपुर के बाद में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में स्थित है? वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है, और उसके द्वारा राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं उनमें प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो उदयपुर जिले में है, और उदयपुर जिले के बाद में एक सीधा सा UPS और सी। मतलब वैसे तो करौली को के नाम से जानते हैं, लेकिन याद करने के तरीके से सी से देखिए, UPSC उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। तो सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है, उनको मिलाना है। तो सबसे पहले है कि सर्वाधिक सैम की समस्या। राजस्थान में सर्वाधिक जो सैम की समस्या है वो मरुस्थल में अधिक सिंचाई के कारण। जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसमें सर्वाधिक सिंचाई के कारण ये सैम की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि पानी जो ज्यादा सिंचाई के कारण उसकी सफेद परत ऊपर आ गई है, और उससे वहां पे कृषि कार्य कम होने लग गए। और इसके अलावा ये नहर क्षेत्र जो पड़ता है, जालोर का नहर क्षेत्र है, उसमें भी सैम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। तो सर्वाधिक सैम की समस्या इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला जो पार्ट है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उस क्षेत्र में। दूसरा है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब है कि जो नदियां हैं, नदियों के माध्यम से सर्वाधिक अपर्दन, तो चंबल नदी के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है, तो वो हो जाएगा दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान। तीसरा सर्वाधिक वायु अपर्दन, मरुस्थल के क्षेत्र में वायु के द्वारा, जो वायु चक्राकार वायु आती है, उसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और वो सर्वाधिक वायु अपर्दन तो कहाँ कहाँ पर होगा? ये पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में। चौथा है सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई, तो ये हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। वैसे सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई ये राजस्थान में भीलवाड़ा या मेवाड़ क्षेत्र, वहां पर ही इसका आंसर हो जाएगा। पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 1, और चौथे में 4। बी आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक सैम की समस्या है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में रावतसर तहसील पड़ती है। रावतसर तहसील में सर्वाधिक सैम की समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन सुनिए। राजस्थान में हरित राजस्थान योजना 2009 से 14 तक वृक्षारोपण कार्यक्रम चला था, ठीक है। दूसरा, वंदन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी और 2015 में शुरू हुई थी। तीसरा है, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन क्षेत्र होने चाहिए। तो पहला है कि हरित राजस्थान योजना 2009 से जयपुर में ही एक पौधा लगाकर, पेड़ लगाकर जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, और 2009 से 2014 तक राजस्थान में हरित राजस्थान कार्यक्रम जिसके तहत वृक्षारोपण किया गया था शुरू की गई थी। इसके अलावा दूसरा है कि वन धन योजना, ये भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत वन में लकड़ी के अतिरिक्त दूसरे उत्पाद है, उनको बढ़ावा देने के लिए और उन पर
उनका जो उत्पादन है उनको बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तीसरा, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 33% नहीं है, 20% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो केवल सी, यानी कि सी ऑप्शन, केवल 3 गलत है, केवल सी ऑप्शन राइट है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असुमेलित को पहचानिए। राजस्थान में जो पशु गणना है वो प्रति 5 वर्ष राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। इस बार की जो पशु गणना है उसमें राजस्थान में टोटल पशु 568 लाख, टोटल पशु कितने हैं? तो नवीनतम जनगणना के अनुसार 568 लाख। इसके अलावा ये देश के कुल पशुधन का 10.60% है, सही है ये। दूसरा, गोवंश 7.27%, ये भी सही है। तीसरा, भैंस 34, ये गलत है, ये है 12.27%। और चौथा है ऊंट 84.43%, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? भैंस, ये होगा 12.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज एवं उनके खदान स्थानों को सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र या उनकी माइंस है वो। पहला बेंटोनाइट बाड़मेर, दूसरा बॉक्साइट कोटा में है ये, तीसरा बेरिलियम, बेरिलियम जयपुर, अजमेर और उदयपुर में। जयपुर में गुजरवाड़ा, अजमेर का बांदर सिंदरी, और उदयपुर का शिकारवाड़ी। इन 3 जगह पे बेरिलियम का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटोनाइट बाड़मेर, बॉक्साइट कोटा, बेरिलियम जयपुर, अजमेर और उदयपुर, यानी कि ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित चारों बेसिनों में से वर्तमान में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहां से हो रहा है? राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन 4 है, 14 जिलों में विस्तृत है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पेट्रोलियम बेसिन का वो है 1.50 लाख वर्ग किमी क्षेत्र है। इसमें से 4 बेसिन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़ा है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरा राजस्थान सेल्फ बेसिन जो जैसलमेर जिले में, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन है जो बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में है, और चौथा है विंध्यन बेसिन जो हाड़ौती और डांग क्षेत्र के 7 जिलों में विस्तृत है। तो वर्तमान में सर्वाधिक पेट्रोलियम उसका उत्पादन कहां से हो रहा है? तो ये होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन से। वैसे तो देश में टोटल 30 मिलियन मैट्रिक टन जो कच्चा तेल उत्पादन होता है उसमें से 20% यानी कि 6 मिलियन मैट्रिक टन राजस्थान उत्पादित करता है, और उसमें से जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है ये प्रतिदिन 1,16,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है, एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ से होता है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से। और यहाँ पर जो पहला कुआं था उसका नाम था मंगला। वर्तमान में यहाँ पर 14 कुएं हैं तेल के, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। रागेश्वरी ऐसा है बाड़मेर सांचौर बेसिन में, रागेश्वरी जो बाड़मेर में गुड़मलानी के पास नगर गांव में है, और उसमें गैस और तेल दोनों का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर 4 चरणों में कुल कितनी क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया गया है? बड़ला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, और इसमें टोटल मिला के 2245 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा चुका है। इसके 4 चरण है, पहले में 65, दूसरे में 680 मेगावाट, तीसरे में 1000 मेगावाट,
और चौथे में 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित 4 चरणों में 2245 के विकसित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किन किन परियोजनाओं से राजस्थान राज्य को विद्युत लाभ प्राप्त होता है? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम या ऐसी परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को विद्युत मिलती हो। सबसे पहली है सलाल, ठीक है, सलाल जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। दुलस्ती जम्मू कश्मीर में, ये भी, और ये भी चिनाब नदी पर है। और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत ये दोनों चल रही है। तीसरी उरी, ये भी जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पर। चमेरा हिमाचल प्रदेश, रावी नदी, टिहरी उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर। तो राजस्थान को विद्युत सप्लाई इन सभी से होती है, तो 505 से होती है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, सारे सही है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है, इसके द्वारा इसका जो सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार भारत व राजस्थान में बेरोजगारी दर क्रमशः कितनी है। तो इसमें है कि भारत में 7.8% और राजस्थान में 28.8%। और ये कहता है कि राजस्थान भारत में बड़ी शर्मिंदगी के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट कौन आया इसमें, ऐसे काम में फर्स्ट कौन आया, तो इसमें हरियाणा, हरियाणा राज्य है वो 34% के साथ फर्स्ट है। बेरोजगारी, सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और सबसे कम है वो हिमाचल प्रदेश में 0.2%, सबसे कम है वो हिमाचल में। तो राजस्थान में बेरोजगारी सेकंड नंबर पे है, राजस्थान भारत में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ समिति है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। गरीबी मापन से संबंधित जो समितियां हैं और उनकी स्थापना के वर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले है अलग समिति, ठीक है, अलग समिति। तो अलग समिति सबसे पहले बनी थी, यानी कि 1979। दूसरी लकड़ावाड़ा समिति, लकड़ावाड़ा समिति 1993। तीसरी रंगराजन समिति, रंगराजन समिति बनी थी 2014 में। और तेंदुलकर समिति 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। ये अलग अलग समितियां बनी थी समय समय पर, किसी ने पोषण के आधार पर, किसी ने इनकम के आधार पर, किसी ने कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। राजस्थान में अब तक 16 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजस्थान में भारत के 4 जैव विविधता स्थल में से एक भी नहीं है, बिल्कुल एक भी नहीं है राजस्थान में। तीसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, नहीं है। चौथा, राज्य में 4 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि राज्य में अब तक 16 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, तो 16वां जो बना है वो है रणखार। रणखार जालोर जिले की जो चितलवाना तहसील है उसका एक गांव, एक ग्राम पंचायत का नाम भी रणखार है। और वहां का जो क्षेत्र है, लूणी नदी का जो बहाव है वो जालोर में जाते जाते एकदम डेल्टा क्षेत्र की तरह हो जाता है। जालोर क्षेत्र का जो नहर क्षेत्र है वो समुद्र तल से राजस्थान में सबसे नीचा भाग है, जो समुद्र के पास का भाग है, मात्र 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वो नहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर दलदल भूमि है और उसी दलदल भूमि में ये रणखार ग्राम पंचायत है और वहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं और उसी के आधार पर इसको 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए। काफी समय से इसकी मतलब मांग थी और संभावना भी थी, लेकिन इस बार जब इस क्षेत्र से ही वहां के ही जो विधायक हैं, जो मंत्री बने,
वन एवं पर्यावरण मंत्री, फिर उन्होंने संभावना को तलाशा और इसके लिए इसको 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। तो ये रणखार जालोर जिले की चितलवाना तहसील में नहर रण है जो वहां पे है। दूसरा, राज्य में भारत के 4 जैव विविधता स्थल में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है क्योंकि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और इंडो ब्रह्मा का जो क्षेत्र है, 4 हॉटस्पॉट भारत में है, वो राजस्थान में एक भी नहीं है। तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, तो ये नहीं है उसमें। इसमें नीलगिरी जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और राजस्थान में इसमें एक भी नहीं है, तो केवलादेव भी सीधी सी बात नहीं होगा। चौथा है राज्य में 4 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। सबसे पहले रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा और चौथा जो भारत का 52वां और राज्य का चौथा रामगढ़ विस्तारी, बूंदी और भीलवाड़ा जिले में। पहले ही राजस्थान का वन्यजीव अभ्यारण्य पहले से था ही, तो इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी मान्यता मिल गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से असत्य कथन पहचानिए, तो केवल 3 होगा, तो केवल 3 डी। आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं और हिस्ट्री क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से धान एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए? हड़प्पाकालीन जो ऐसा स्थल है जहां से धान एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो हड़प्पाकालीन स्थल है जो लोथल, लोथल से धान एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां से धान एवं बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर, रंगपुर भी गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में, वहां से चावल की भूसी मिलती है। अगला एक ऑप्शन है रोपड़। रोपड़ भारत में हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल रोपड़ है। रोपड़ वर्तमान में रूपनगर पंजाब रोपड़ कहा जाता है उसको, और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, तो रोपड़। इसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जहाँ से हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक सामग्री कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। ये वर्तमान पाकिस्तान के जो सिंध राज्य है उसमें लड़काना जिला है, वहां पे सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये लोथल, जहाँ से धान एवं बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा लोथल अन्य जो फेमस है वो यहाँ डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, वो लोथल से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वेदिक पणी व्यापारी वर्ग के नागरिक थे, बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक पणी व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। वैसे तो ऋग्वेद जो ऋग्वेदिक काल है उसमें व्यापार वाणिज्य बहुत कम हुआ करता था, और अगर होता भी था तो वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसके अलावा गाय और निष्क का प्रयोग, निष्क एक सोने का आभूषण होता है, गाय और निष्क का प्रयोग व्यापार के रूप में किया जाता था। तो इसमें ऋग्वेदिक पणी है जो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। दूसरा सत्यमेव जयते जाबालोपनिषद से लिया गया है। नहीं, सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालोपनिषद है वो चारों आश्रम की जानकारी देता है। तो इसमें सही कूट का चयन करना, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट सही, सेकंड गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत के अलावा और भी है 10 गीति का सूत्र। इसके अलावा आर्यभट्टीय पहला सही है।
दूसरा है भास्कराचार्य, इसके आगे भास्कराचार्य 2 कर देना। सिद्धांत शिरोमणि, ये भी सही है। इसके 4 भाग है, जिसमें गणिताध्ययन, पहला नाम है गणिताध्ययन, दूसरा बीजाध्ययन, गोलाध्ययन और लीलावती। जो भास्कराचार्य की पुत्री थी लीलावती, उनके नाम पर भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है लीलावती। तीसरा ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है, ये राजस्थान भीनमाल के निवासी थे, और इनकी पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और एक है खंडन खाद्य। और चौथा दे रखा है सुश्रुत और मृच्छकटिकम। सुश्रुत की पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता, मृच्छकटिकम नहीं है, सुश्रुत संहिता। तो ये डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं में कौन सा हो जाएगा? डी। अब ये मृच्छकटिकम है, ये गुप्तकालीन पुस्तक है और ये इसके लेखक है शूद्रक। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। और इस पुस्तक में शूद्रक एक चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण होता है तथा वसंत सेना नाम की एक गणिका की पुत्री होती है, उनकी प्रेम कहानी है, उसका उल्लेख इस मृच्छकटिकम पुस्तक में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और सुश्रुत की पुस्तक मृच्छकटिकम नहीं होगा, कौन सी है? तो सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आर्य विज्ञान का विद्याओं में माहिर था। तो दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक हुआ है जिसको सर्वाधिक विद्वान भी माना जाता है। इसके अलावा इतिहासकार इसको रक्त पिपासु, पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक तुगलक वंश का शासक था ये। इसका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, वो जोना खां था। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में विभिन्न प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रयोग थे कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाना, इसके अलावा कराची अभियान, खुरासान अभियान, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन करना, और भी खूब सारे ऐसे इसने काम किए जो सारे इसके काम जो मतलब सक्सेस नहीं हो पाए थे। इसीलिए जब भी कोई शासन या किसी भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा फरमान जारी किया जाता है तो उसको तुगलकी फरमान कहते हैं, क्योंकि वो जनता उसको नहीं मानती है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे प्रयोग थे, जनता ने नहीं माने थे, इसीलिए आज भी ऐसा कोई भी काम होता है जो तुगलकी फरमान के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार सर्वाधिक विद्वान शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और सर्वाधिक जिसको रक्त पिपासु या इतिहास में सर्वाधिक विवादित शासक माना जाता है वो भी कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? सेना का प्रधान होता था, वो होता था मीर बख्शी। ये सेना का प्रधान या सेनापति, इसके अलावा ये सेना का निरीक्षण कर सकता था। भर्ती था, नियुक्ति भाई ये मीर बख्शी करता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा ऑप्शन दे रखे हैं, सेना ए पील, ये होता था हाथियों की जो सेना होती थी उसका प्रमुख। हाथियों की सेना का प्रमुख होता था वो सेना ए पील। वजीर, वजीर ये सल्तनत कालीन पोस्ट थी, और सल्तनत काल में एक विभाग होता था मजलिस उल खलवत। मजलिस उल खलवत का जो प्रमुख होता था वो वजीर, ये वजारत करता था, और ये मजलिस उल खलवत का प्रमुख होता था। अमीर, अमीर ये जब सल्तनत काल में सेना दशमलव पद्धति पर बनानी शुरू हुई तो उस दशमलव पद्धति में अमीर एक पोस्ट सेना के अंदर ही होती थी, जिसमें सबसे ऊपर होता था सुल्तान, खान, वजीर और अमीर। दशमलव पद्धति के आधार पर जब सेना बनाई जाती थी उसमें चौथे नंबर की पोस्ट होती थी वो अमीर हुआ करती थी।
तो इसमें सेना का प्रधान कौन हो गया? मीर बख्शी। इसीलिए शाहजहां के दरबार में जो मीर बख्शी सलावत खां, शाहजहां का जो सेना प्रमुख था मीर बख्शी सलावत खां, उसी को अमर सिंह राठौड़ ने मार दिया था। उसी के नाम के आगे जैसे सलावत खां, उसके आगे लगता था मीर बख्शी सलावत खां। मीर बख्शी का नाम नहीं था मीर बख्शी, उसकी पोस्ट थी, उसकी पोस्ट के कारण उसको मीर बख्शी सलावत खां के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ऐसे कर दो, सुमेलित कौन सा है इसको काट दो। ठीक है, पहला एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ संस्थापक। पहला है सिस्ती संप्रदाय। बिल्कुल सिस्ती संप्रदाय से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इससे संबंधित थे, लेकिन इसमें संस्थापक संस्थापक है अबू अब्दाल चिश्ती। दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय और इसके संस्थापक है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तीसरा है कादिरी संप्रदाय और कादिरी संप्रदाय क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय, उसके हैं ख्वाजा बकी बिल्ला, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ये नक्शबंदी संप्रदाय है वो रहस्यमय नक्शों में विश्वास करते थे और इसके अनुयायी थे वो बाबर और औरंगजेब, ये इस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा हो जाएगा? नक्शबंदी संप्रदाय, डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डिंग बम कांड की घटना की योजना किस क्रांतिकारी ने बनाई थी? तो जब राजधानी 1912 में कोलकाता से कलकत्ता से दिल्ली 1912 में जब राजधानी परिवर्तित की जा रही थी, तब भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते लॉर्ड हॉर्डिंग्स टू, और उनके ऊपर बम फेंकने की योजना है वो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। और उसके अंतर्गत चांदनी चौक पर दिल्ली में बम भी फेंके गए थे। इसको इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत 4 लोगों को फांसी हुई थी, अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, इन 4 लोगों को यहाँ पे फांसी भी हुई थी। तो इसका कौन था? तो रास बिहारी बोस। बाल मुकुंद जिनको इस दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो थे मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें ये दोनों शामिल थे, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसका आंसर हो जाएगा सी, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कांग्रेस का यह सम्मेलन लखनऊ में 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, नहीं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तीसरा है, इसे कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। चौथा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों को फिर से कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला था। 1916 में लखनऊ समझौता, जो लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था 1916 में, इसके अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी। एक तो नरम दल प्लस गरम दल का वापस विलय हो गया था, जो एनी बिसेंट और तिलक के प्रयासों से हुआ था। दूसरा, मुस्लिम लीग का वापस कांग्रेस में विलय हो गया था, वो हुआ था तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से। ठीक है, 1916 में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ में हुआ था, गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था, मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। पहला एनी बिसेंट और तिलक के प्रयासों से, दूसरा तिलक एवं जिन्ना के प्रयासों से। इन से कौन से कथन
सत्य है। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट है। दूसरा गलत है, लाला लाजपत राय नहीं थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनके संपादक है। इसमें पहला है युगांतर, सही है, बारिंद्र कुमार और भूपेंद्र दत्त। दूसरा वंदे मातरम, इसके अरविंद घोष। तीसरे भारत माता, इनके अजीत सिंह, ये भगत सिंह के अंकल थे, अजीत सिंह उनके भारत माता नाम से पुस्तक थी। और डी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं थे, ये थे वीर दम वीडी सावरकर। इसके कौन थे प्रकाशक? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीडी। और इन्होंने, वीर दामोदर सावरकर, इन्होंने कहा था कि ये, इस पुस्तक में ही कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है। संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने यहाँ पर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। संगीत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष थे देवऋषि ब्रजपाल, देवऋषि ब्रजमोहन। ठीक है। और इन्हीं के सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 स्कॉलर, 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व 22 कहा जाता था। और उन्हीं के पास इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार नाम की पुस्तक लिखवाई थी। तो ये पुस्तक किसने रचना, किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? सवाई प्रताप सिंह ने। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में नहीं था? तो पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में कौन सा नहीं था? तो पहला, जैसे ऑप्शन है चंद बरदाई, बिल्कुल थे चंद बरदाई जी, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। और इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, साहित्य का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। दूसरे जनार्दन, ये भी थे। जयानक, ये भी पृथ्वीराज के दरबार में थे। और तीसरा सोमदेव, सोमदेव है जो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। और इन्होंने ललित विग्रहराज नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी, सोमदेव। दरबार में नहीं था तो कौन? सोमदेव। चंद बरदाई को पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनके दरबार में और थे विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, ये भी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ अंचल के किन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है? तो मारवाड़ अंचल के लोक देवता पंचपीर, पीर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में एक सरीकी मान्यता हो, जिन्हें हिंदू भी पूजते हो, मुसलमान भी पूजते हो, उन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि 5 पीर, 5 पीर पाबू हड़बू रामदे, पाबू हड़बू रामदे मांगड़िया मेहा। पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। ये 5 है जो पंचपीर के नाम से लोक देवता है। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगड़िया मेहा जी और गोगा जी। बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मेहा जी, मांगड़िया। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोक देवता या लोक देवियां राजस्थान में, मतलब वे लोग लोक देवता या लोक देवियों के रूप में पूजे जाते हैं जो धर्म, धरा और धनु की रक्षा अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया, और वो ही
वही लोग सूर, सतिया और सिरमौर के रूप में फेमस हो गए और जनमानस में हृदय में समा गए। वो लोग इन्हें पूजते हैं और अपने छोटे मोटे कष्ट होते हैं उनका निवारण भी इनके माध्यम से वो कर लेते हैं, इसीलिए लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, बाबूजी राठौड़ वंश के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। तो राव सिंह, इनके वंशजों में राव धुवड़जी, राव धुवड़जी शासक बनते हैं। राव धुवड़जी के भाई होते हैं दांदल जी, और दांदल जी के पुत्र होते हैं बाबूजी। दांदल जी के पुत्र होने के कारण बाबूजी दांदल राठौड़ माने जाते हैं। और पहला स्टेटमेंट है कि मूल पुरुष राव सिंह जी के वंशज थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके भाई दांदल जी है, धुवड़जी जो शासक है उनके भाई दांदल जी, उनके बेटे हैं बाबूजी, पहला सही है। दूसरा, बाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि बाबूजी ने देवल जो चारण महिला थी बाबूजी की बहन बनाई हुई थी, और उन बाबूजी ने वचन दिया था कि उनसे केसर काल में घोड़ी ली थी और वचन दिया था कि आपकी जब भी कोई आफत आएगी तो बाबूजी रक्षा करेंगे। और जब उनकी गायों को दायल की जिंदरा खींची लेके जा रहे थे तो बाबूजी ने उनसे देचू गांव, जो जोधपुर में देचू गांव पड़ता है, वहां पे युद्ध किया था और बाबूजी वीर गति को गायों की रक्षा करते हुए प्राप्त हुए थे। तो देवल चारण महिला उनकी गायों की रक्षा करते हुए देचू, जो जोधपुर में पड़ता है, देचू के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तीसरा है, चांदा डामा तथा हरमल बाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। चांदा डामा भीलों के नेता थे और ये बाबूजी के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। चौथा है, बाबूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में नहीं हुआ था, बाबूजी का जन्म हुआ था 13वीं सदी में। 13वीं सदी, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ राजस्थानी साहित्य के ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनके रचयिता है। पहला है सुजान चरित्र। सुजान चरित्र कवि सुदन ने लिखा है और ये भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी पर है। सूरजमल जी पर सुरजन चरित्र नाम से, सुजान चरित्र नाम से। दूसरा, अजीतोदय जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट ने ये मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के ऊपर लिखा है, इसीलिए इसका नाम है अजीतोदय। तीसरा है वंश भास्कर। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखा गया है और उसमें बहुत सारे दोहे हैं, जैसे इलाना देणी आपनी, हालरिये उदरा, ये सब वंश भास्कर के दोहे हैं। इसके अलावा चौथा है अमीर रासो। अमीर रासो चंद्रशेखर ने नहीं लिखा था। अमीर रासो सारंगधर और जोधराज। सारंगधर ने लिखा था 15वीं शताब्दी में, जोधराज 18वीं शताब्दी में। ये हिंदी में, ये अहीरवाटी में। नीमिराणा के शासक चंद्रभान के दरबार में जोधराज थे और उन्होंने अहीरवाटी भाषा में अमीर रासो लिखा था। चंद्रशेखर इसमें नहीं होगा, इसमें होगा अमीर रासो में सारंग दरिया जोधराज। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, चंद्रशेखर ने लिखी थी अमीर हट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? एक तरफ कैलेंडर, दूसरी तरफ उनके प्रारंभिक वर्ष। तो शक संवत 78 ईस्वी, 78 ईस्वी मतलब ये वर्तमान में जब देखा जाए शक संवत होगा 1941, मतलब 78 साल ये पीछे। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है, तो ये हो जाएगा 2079। हिजरी संवत ये शुरू हुआ था 622 ईस्वी में, जब हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, और ये मुल्ला उमर के समय शुरू हुआ था 622 ईस्वी में। गुप्त संवत ये शुरू हुआ था 319 ईस्वी में। तो इसमें सी ऑप्शन है जो
गलत हो जाएगी। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में। शक संवत, शक संवत कुषाण राजा कनिष्क के समय शुरू हुआ था। और विक्रम संवत है, ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा हिजरी संवत और चौथा है गुप्त संवत, चंद्रगुप्त के समय प्रारंभ हुआ था। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो 135 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग असंगत है? पहला है बेणेश्वर मेला, बांसवाड़ा नहीं। बेणेश्वर मेला होता है वो नवा टापरा गांव का नाम है, आसपुर तहसील, डूंगरपुर में। आदिवासियों के कुंभ के नाम से जो मेला भरता है उसे बेणेश्वर मेला कहते हैं। सोम, माई और जाखम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर संत माव जी के जो कार्यस्थली रही है वो बेणेश्वर धाम रही है। दूसरा महावीर जी मेला, ये करौली में है। हाथी महोत्सव, ये जयपुर में मनाया जाता है। और चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ जिले में है और इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो ये बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में आसपुर तहसील के नवा टापरा गांव में लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? बाणासुर के शहीद, बाणासुर गांव पड़ता है जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में। और यहाँ के थे शैतान सिंह भाटी, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह भाटी 1924 में इनका जन्म बाणासुर गांव में हुआ था। इसके बाद में ये भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे। 1962 में जब भारत चीन युद्ध होता है तब लद्दाख में इनकी पोस्टिंग होती है। लद्दाख में उस समय ये चार्ली कंपनी में थे। चुशुल सेक्टर में इनकी तैनाती थी। वहां पर 1962 के युद्ध में अपने 120 जो कंपनी थी 120 साथियों की, उसमें ये लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और इनकी बॉडी काफी दिनों बाद मिलती है। इसके बाद में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था और इनके नाम पर ही, इनके गांव का नाम बाणासुर है, वो अब शैतान सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर जिले में फलोदी के पास में स्थित है। ये शैतान सिंह भाटी, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। जो राजस्थान का दूसरा परमवीर चक्र था। इससे पहले पहला परमवीर चक्र है जो झुंझुनू के रामपुरा बेरी के पीरू सिंह जी शेखावत को दिया गया था, जो 1947 में पाकिस्तान के साथ जो पहला युद्ध हुआ था उसमें चितवाल चौकी जम्मू कश्मीर में, वहां पर वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो पहला किसको दिया गया था? तो पीरू सिंह शेखावत। और दूसरा मेजर शैतान सिंह भाटी। जोधपुर का जो पावटा सर्कल है वो मेजर शैतान सिंह सर्कल के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्कूलिंग जोधपुर के चौपासनी स्कूल से हुई थी। तो चौपासनी स्कूल में एक हॉस्टल है वो शैतान सिंह हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे ये। और इनको परमवीर चक्र, राजस्थान में दूसरा परमवीर चक्र शैतान सिंह जी को ही प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इनके ऊपर झोरडा नागौर के एक कवि है, कवि कानदान जी चारण, उनके द्वारा एक मरुधरारा मोती करके एक बढ़िया कविता भी है मेजर शैतान सिंह भाटी पे। इसमें एक ऑप्शन है घासीराम चौधरी, बाकी दो गुलाब चंद कटारिया और मोतीलाल तेजावत से परिचित हैं। ये राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और वर्तमान में एमएलए उदयपुर से। मोतीलाल तेजावत जो एक ही आंदोलन, भूमट आंदोलन और आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। घासीराम चौधरी है और शेखावाटी क्षेत्र के किसान नेता थे। शेखावाटी क्षेत्र के किसान नेता। इसका 120 का आंसर हो जाएगा बी, मेजर शैतान सिंह। अगला है, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो जीवन कुटीर ये हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर की स्थापना वनस्थली विद्यापीठ के नाम से
वनस्थली विद्यापीठ के नाम से निवाई टोंक में की गई थी। जीवन कुटीर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो हीरालाल शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदमनी, नागपोलरी, मणिमाल इत्यादि क्या है? नागदमनी, नागपोलरी और मणिमाल ये राजस्थान में पहने जाने वाले आभूषण है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आभूषण को तिमणिया भी कहते हैं? तिमणिया एक गले में पहना जाता है, ये आड़ के जैसा होता है, आड़ के टाइप गले में पहने जाने वाला आभूषण है, और इसको तेवटो के नाम से भी जाना जाता है। तेवटो के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमिलित करना है। तो जब चौथा चरण हुआ राजस्थान का 30 मार्च 1949 को एकीकरण का जब चौथा चरण हुआ, उस समय राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया, और इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। 4 बड़ी रियासतें जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। व्रत राजस्थान के साथ इन चारों का विलय किया गया और इसको वृहत्तर राजस्थान कहा गया। तो इस समय इनमें विवाद हो गया, पहले राजधानी को लेकर विवाद हुआ, उसमें एक समिति बनाई गई और उस समिति ने जयपुर के पक्ष में कहा कि भाई जयपुर को राजधानी बनाए। इसके अलावा जब अलग अलग क्षेत्र अलग अलग मांग करने लगे, तो चौथे चरण में विभिन्न शहरों को कुछ न कुछ दिया गया। उसमें भरतपुर को उस टाइम कृषि विभाग दिया गया, जोधपुर हाईकोर्ट, आज भी हाईकोर्ट जोधपुर में ही है, बीकानेर शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग। तो ये चौथे चरण में दिए गए थे। तो पहले में 4 नंबर, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 1, ऑप्शन सी सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन 1570 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। जयपुर के राजा भारमल की सहायता से राजस्थान के राजाओं के साथ विभिन्न संधियां स्थापित करने के लिए इसका आयोजन करवाया गया था। अकबर ने कहा था कि नागौर दरबार है वो अकबर का उद्देश्य रखा कि अकाल राहत के तहत, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था वो था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। इसके बाद में इस आयोजन के बाद में राजस्थान में 2 प्रकार की राजाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक तो होती है मुगल विरोधी, एक होती है मुगल आश्रित। मुगल विरोधी और मुगल आश्रित। इसमें मुगल विरोधी में चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, और मुगल आश्रित में हर्षराय, जैसलमेर, बीकानेर के राजा कल्याणमल, और ये राजा मुगल आश्रित में आ गए थे। तो अकबर के द्वारा 1570 में, और इसी समय नागौर में उन्होंने एक शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था और सुलह कुल की नीति प्रारंभ की थी। सुलह कुल, जो विभिन्न लड़ाइयां हैं उसको सुलह के माध्यम से, सुलह कुल के नाम से सॉल्व की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन रिपीट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो सर्वहितकारणी सभा की स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल में। बीकानेर प्रजामंडल में 1907 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू जिले में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1907 स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 में बीकानेर प्रजामंडल में इसकी स्थापना प्रजामंडल बीकानेर और चूरू में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। दूसरा है, मारवाड़ तथा मेवाड़ के मध्य
1444 में मतीरे की राड़ हुई थी। तीसरा, बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जैसे पहला, राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में 4-5 जनवरी 1544 में जैतरन तहसील के गिरी जो सुमेल गांव है वहां पर लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव ने इस युद्ध से पहले बीकानेर के राजा राव जैतसी से पाएबा या साहेबा का युद्ध लड़ा था। उसमें जैतसी लड़ते हुए मारे गए थे। उसी कारण कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव दोनों शेरशाह सूरी के पास जाते हैं और उनको मारवाड़ से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए कल्याणमल और वीरमदेव दोनों इस युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से लड़े थे। तो पहला सही है। दूसरा है मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में बीकानेर रियासत और नागौर रियासत के बीच में हुई थी, जब बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह थे। और ये दो गांव सीलवा और जाखानिया के किसानों के मतीरे को लेकर कोई बात हो गई थी, उससे ये लड़ाई हो गई थी। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ नहीं है, ये है बीकानेर और अजमेर, बीकानेर और सॉरी नागौर, बीकानेर तथा नागौर के बीच में मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ का उल्लेख है जो मिलता है काशी संगाणी की पुस्तक है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो। तीसरा है बदायूंनी ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूंनी ने हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा है, खमनोर का नहीं कहा। खमनोर का अबुल फजल ने कहा है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो ए सही है, बाकी गलत है। थैंक यू।